नमस्कार साथियों, उज्जवल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, अब हिंदी की प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट होती है। तो कहा, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। आपको ऑप्शन दिया गया है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और कह रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस सवाल का उत्तर लगाकर आप कमेंट करिए। तो बहरहाल इसको देखते हैं कि अगर यशोदा की बात किया जाएगा इसमें संधि कौन सी होगी। तो पहले हम संधि समझ लेते हैं कि संधि होती क्या है। देखिए, अगर इस संधि की बात किया जाएगा तो जो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या है, मेल या जोड़ होता है। तो देखिए, जो संधि के शाब्दिक अर्थ की बात किया जाएगा, क्या बताएंगे, मेल या जोड़। देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मेल या जोड़ होता क्या है। जैसे आप विद्यालय लिखते हैं, क्या है, विद्या प्लस आलय ही लिखते हैं। और जो पूर्ण रूप लिखते हैं विद्यालय, इसका मतलब ये है विद्यालय यही है आपका। थोड़ा से आप समझिए, अगर इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो ये क्या है, आधा या, और ये क्या है, बड़ा है। और इसकी बात किया जाएगा क्या है, बड़ा। देखिए अगर इसी की बात किया जाएगा तो ये जो बड़ा आ है और ये भी जो बड़ा है, इस आधार पर हम देखते हैं कि यह संधि कौन सी है। और आगे चल के हम बता रहे हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि स्वर संधि है कि व्यंजन है कि विसर्ग है। तो थोड़ा से आप समझ लीजिए इसको। अगर विद्यालय की बात किया जाएगा, अगर हम इसको तोड़ते हैं क्या होता है, विद्या प्लस आलय। इसको क्या अगर ला के साथ जोड़ना चाहें तो जोड़ना संभव है? तब आप क्या बताएंगे, नहीं। और इसी या के साथ क्या हम या को जोड़ना चाहें तो जो हम प्राप्त करना चाह रहे थे, क्या वह हमारा प्राप्त हो पाएगा? कभी नहीं। जैसे आप ध्यान देते होंगे, क्योंकि घर में आप लोग क्या है, एक डारे पे क्या है, कपड़े को फैलाते हैं। तो अगर इसी की बात किया जाएगा, मान लो इस पे आप कपड़ा फैलाते हैं, ये किसी कारण बस टूट जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी रस्सी है यहां पहुंच गई, ये वाली की बात किया जाएगा, टूटकर दोनों अलग हो गई। अगर पहली वाली जो रस्सी है पोल की, इसके अंतिम सिरा और इसकी बात किया जाएगा तो ये बीच वाले सिरे में क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि रस्सी छोटी पड़ जाएगी। और जो लास्ट वाला पोल है, इसका मतलब ये इसका जो प्रारंभिक सिरा है, क्या ये बीच में जोड़ना चाहेंगे, क्या जोड़ पाएंगे? क्योंकि रस्सी क्या है, छोटी पड़ जाएगी। तो हम बताएंगे कि जो रस्सी टूटी हुई है पहले वाले पोल के भाग का क्या है, अंतिम सिरा, और अंतिम वाले पोल के भाग का क्या है, प्रारंभिक सिरा ही जोड़ना संभव है। वैसे इसकी भी बात किया जाएगा तो ये जो हम विद्यालय है, इसको अगर हम तोड़े हैं क्या है, विद्या प्लस आलय। अगर इसको हम तोड़े हैं, इस या की बात किया जाएगा, सिर्फ ये आ के साथ ही जोड़ना संभव है। अगर इस या के साथ क्या ला को जोड़ेंगे, क्या जोड़ना संभव है? नहीं, क्योंकि जो हम अर्थ चाह रहे थे वो अर्थ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम बताएंगे इस आ के साथ क्या हम बी को जोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि जोड़ना संभव ही नहीं होगा। जैसे इस रस्सी को अगर हम जोड़ रहे हैं, अगर इसको बीच में जोड़ना चाहेंगे, क्या छोटी पड़ जाएगी, जोड़ नहीं पाएंगे। या तो भाई पोल उछार के आप जोड़ लें तो बात की बात है ना। तो वैसे अगर इसकी भी बात किया जाएगा तो जो हम शब्द तोड़े रहेंगे, पहले शब्द का क्या होगा, अंतिम सिरा, और लास्ट वाले शब्द का प्रारंभिक सिरा, यही जोड़ना संभव। तो हम देखिए इसको क्या कर रहे हैं, जोड़। तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात किया जाएगा, क्या बताएंगे, मेल या जोड़। तब हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ पाए होंगे कि संधि की जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है, मेल। देखिए इसी की परिभाषा की बात किया जाएगा। देखिए परिभाषा भी इसी में छिपी हुई है। तो देखिए अगर इसको तोड़ रहे हैं तो ये आधा या, और ये क्या है, बड़ा है। और इसकी बात किया जाएगा क्या है, ये बड़ा। तो देखिए ये हम जोड़ क्या रहे हैं, वर्ण को जोड़ रहे हैं कि नहीं। तो सीधा सीधा परिभाषा की बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे, दो वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे, संधि। हमें उम्मीद है कि इस परिभाषा को आप समझ पाए होंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, क्या बताएंगे, दो वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे, संधि। ये आप मत कहने लगना वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, क्योंकि वर्ण तो ये भी है, ये भी है। लेकिन अगर इसकी बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे, जो परिभाषा होती है उसे क्या कहेंगे कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं।
तो जो संधि के शाब्दिक अर्थ की बात किया जाएगा क्या बताएंगे, मेल या जोड़। हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ पाए होंगे। देखिए अगर संधि के भेद की बात किया जाए कि संधि के भेद कितने हैं, तब आपको क्या बताना है, 3। संधि के भेद कितने हैं तब आपको कितना बताना है, 3। पहला देखा जाएगा क्या बताएंगे, स्वर संधि। दूसरे की बात किया जाएगा क्या बताएंगे, व्यंजन संधि। और तीसरे की बात किया जाएगा विसर्ग संधि। तो देखिए किताबी परिभाषा में आप जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन आपको सिर्फ छोटी ही परिभाषा ध्यान देना है कि होगी क्या। देखिए अगर इसकी बात किया जाएगा जो स्वर संधि है, इसकी परिभाषा हम जो निकालेंगे सीधा सीधा बताएंगे कि प्लस के पहले स्वर हो और प्लस के बाद स्वर होगा तो हम क्या बताएंगे, कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। आगे चल के इसको डिटेल कर रहे हैं। तो देखिए स्वर संधि की परिभाषा की बात किया जाएगा क्या बताएंगे, प्लस के पहले स्वर हो प्लस के बाद स्वर होगा तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। और व्यंजन की बात किया जाएगा, प्लस के पहले व्यंजन प्लस के बाद व्यंजन होगा तब भी व्यंजन संधि होगी। प्लस के पहले व्यंजन प्लस के बाद स्वर होगा तब भी व्यंजन होगी। और प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद व्यंजन होगा तब भी व्यंजन संधि होगी। एक एक उदाहरण लेके आपको आगे बता रहे हैं कि ये कैसी परिभाषा को हम समझ पाएंगे। और विसर्ग की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि प्लस के पहले निश्चित तौर पर क्या होगा, विसर्ग। और प्लस के बाद स्वर या व्यंजन में से कुछ भी आएगा तब हम क्या बताएंगे, यह विसर्ग संधि होगी। तब हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ पाए होंगी। तो परिभाषा जो होगी, प्लस के पहले स्वर होगा प्लस के बाद स्वर होगा तो हम कौन सी संधि बताएंगे, स्वर संधि। व्यंजन की बात किया जाएगा, प्लस के पहले व्यंजन प्लस के बाद व्यंजन होगा तब भी व्यंजन संधि। प्लस के पहले व्यंजन प्लस के बाद स्वर होगा तब भी व्यंजन संधि। प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद व्यंजन होगा तभी व्यंजन संधि। तो देखिए इसमें एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि व्यंजन संधि में व्यंजन का होना क्या है, अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि व्यंजन संधि होगी तो उसमें व्यंजन जरूर आवश्यक होगा। तो विसर्ग की बात किया जाएगा तो प्लस के पहले निश्चित तौर पर क्या होगा, विसर्ग होगा। और प्लस के बाद स्वर या व्यंजन में से कुछ भी आएगा तो हम क्या बताएंगे, विसर्ग संधि। और इसी स्वर संधि के अगर भेद की बात किया जाएगा तो इसके 5 होते हैं। आगे चल के हम बता रहे हैं कि 5 होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। जैसे थोड़ा से आप ध्यान दीजिए, जैसे हम लिखते हैं क्या है, देवालय। अगर इसको तोड़ेंगे क्या होगा, देव प्लस आलय होगा। क्यों, क्योंकि भाई इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे क्या होगा, देव प्लस आलय। तो अगर इसको हम और तोड़ना चाहेंगे तो ये क्या होगा, आधा वा और ये क्या है, छोटा है। और इसकी बात किया जाएगा क्या है, बड़ा। प्लस के पहले देखिए ध्यान दीजिए, स्वर की बात किया जाएगा, जो स्वर की संख्या होती है वह 11 होती है। कुल पूछा जाता है आपसे तो आप क्या बताते हैं कि 13 होगी। अगर पूछा जाए मूल स्वर कितने हैं तब आपको कितना बताना है, 4। तो देखिए स्वर की संख्या की बात किया जाएगा, देखिए छोटा से लेकर क्या है, अंक आ तक हम लिखते हैं, यही हमारा क्या है, स्वर होते हैं। देखिए प्लस के पहले स्वर आया है प्लस के बाद भी स्वर आया है तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। तब हमें उम्मीद है कि इस परिभाषा पे आप सेटिस्फाई हो पाएंगे। कोई भी चीज आप तोड़िए, जैसे आप विद्यालय लिखते हैं, इसको अगर तोड़ोगे क्या होगा, विद्या प्लस आलय होगा। तो ये आधा या और ये क्या है, बड़ा है। और इसकी बात किया जाएगा क्या है, बड़ा है। प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद स्वर आए, कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। तब हमें उम्मीद है कि ये स्वर संधि आप समझ पाए होंगे। व्यंजन की बात किया जाएगा, जैसे हम लिखें दिगंबर लिखते हैं हम, अगर इसको तोड़ेंगे क्या होगा, दिक प्लस अंबर। तो ये देखा गया, इस आधा का को क्या और हम तोड़ सकते हैं, नहीं। तो ये हमारा क्या है, व्यंजन है। और इसको तोड़ेंगे तो ये क्या है, छोटा है। प्लस के पहले व्यंजन आया प्लस के बाद स्वर आया, कौन सी संधि होगी हमारी, व्यंजन संधि होगी। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे हम इसमें लिखें क्या है, मनोज, तो इसी को हम तोड़ते हैं क्या है, मना प्लस जा। तो देखिए प्लस के पहले निश्चित तौर पर क्या आया, विसर्ग। और हमने बताया कि प्लस के बाद स्वर या व्यंजन में से कुछ भी आएगा तो कौन सी संधि बताना है, विसर्ग। क्योंकि इस जा को तोड़ोगे तो आधा जा और ये क्या है, आ है कि नहीं। तो प्लस के पहले क्या आया, विसर्ग। प्लस के बाद स्वर या व्यंजन में से कुछ भी आएगा तो क्या बताना है हमें, विसर्ग संधि। तब हमें उम्मीद है कि इसकी परिभाषा आप सेटिस्फाई हो पाए होंगे। तो चलिए देखिए यशोदा की बात किया जाएगा, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा,
तो ये देखिए प्लस के पहले क्या आया, विसर्ग, और प्लस के बाद आधा, ये देखिए आधा दा और ये क्या है, बड़ा मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ क्या आया, विसर्ग, या क्या आया, व्यंजन आया। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। हमें उम्मीद है कि संधि को आप समझ पाए होंगे, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए व्यंजन की बात किया जाएगा तो इसकी परिभाषा हमने बता ही दिया कि प्लस के पहले व्यंजन प्लस के बाद व्यंजन होगा तो क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। प्लस के पहले व्यंजन प्लस के बाद स्वर होगा तब भी व्यंजन संधि होगी। प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद व्यंजन होगा तब भी व्यंजन संधि होगी। और इस स्वर संधि की बात किया जाएगा तो हमने बताया कि प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद स्वर होगा तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। और इसी स्वर संधि के बात किया जाएगा तो इसके 5 भेद हैं। तो अगर 5 हैं तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला हम बताएंगे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ गुण। और अगले की बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे, वृद्धि स्वर संधि। अगला यण स्वर संधि। अगली की बात किया जाएगा क्या होगा, अयादि स्वर संधि। तब हमें उम्मीद है कि ये संधि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इसको आप लगा लीजिए, या लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अगर इसकी बात किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए हम अगली सवाल को देख लेते हैं। चलिए अगर इसकी बात किया जाए, कह रहा है मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूं। इस पे क्या है, अंडरलाइन किया गया है और आपसे पूछा गया है रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है। इसमें आपसे पहला ऑप्शन दिया गया कर्मधारय समास, दूसरा दिया गया दिग्गु समास, तीसरा द्वंद्व समास दिया गया और चौथा व्ययभाव समास दिया गया है। तो इस सवाल का उत्तर बताएं कि क्या हो सकता है हमारा। तो चलिए अगर इस समास, पहले हम समझ लेते हैं कि समास क्या होता है। देखिए जो समास होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, या इसी को हम कहते हैं कि छोटा। तो देखिए आज आपको कुछ शब्द बता दे रहे हैं, इससे आप जिंदगी भर समास भूलोगे नहीं। सिर्फ इतने आपको ध्यान देना है। अतुद आ की बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे, या क्या है, व्ययभाव समास। ता की बात किया जाएगा क्या बताएंगे, तत्पुरुष समास। द्वा की बात किया जाएगा क्या बताएंगे, द्वंद्व समास। और बा की बात किया जाएगा क्या बताएंगे, बहुव्रीहि समास। देखिए ये पहले क्रमांक पर है तो इसमें हम क्या बताएंगे कि यह प्रथम पद प्रधान है, और ये दूसरे पर है क्या बताएंगे, द्वितीय पद प्रधान है। और इसकी बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे कि दोनों पद प्रधान हैं इसमें। और इसकी बात किया जाएगा अन्य, या इसका मतलब यह है कि तीसरा पद प्रधान होगा। लेकिन थोड़ा से आप ध्यान दीजिए, समास तो आप बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आपसे समास से भेद पूछा जाता है तो उत्तर आप क्या देते हैं, 6 ना। लेकिन अगर मूल समास की बात किया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि मूल समास कितने हैं, तब आपका उत्तर बदल जाएगा भाई। तब आपको 6 नहीं देना है, तब आपको कितना देना है, 4। वह मूल कौन कौन से हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और क्या है, बहुव्रीहि समास। यही 4 हमारे मूल समास हैं। और जो 2 बच रहे हैं, ये जो तत्पुरुष समास हैं, इन्हीं के ये पुत्र हैं। और कौन कौन सा है, कर्मधारय की बात किया जाएगा, और अगले की बात किया जाएगा क्या बताएंगे, द्विगु समास। यही 2 क्या है, तत्पुरुष समास के लड़के हैं या बेटे। तो ये ध्यान दीजिए। तो देखिए जो बाप में या महतारी में, या इसका मतलब एक माँ बाप में जो लक्षण होते हैं वह क्या है, पुत्र में कुछ ना कुछ % जरूर ये होता है। तो अगर इनके द्वितीय पद प्रधान है तो इसका भी क्या होगा, द्वितीय पद प्रधान होगा। और इसकी भी बात किया जाएगा तो द्वितीय पद प्रधान होगा। तो बहरहाल इस सवाल को जब मैं समास पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, तो हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ पाए होंगे। तो देखिए कह रहा है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूं, और कह रहा है रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो अगर इसकी बात किया जाएगा क्या होगा, कर्मधारय समास। तब हमें उम्मीद है कि सवाल का उत्तर आप समझ पाए होंगे। तो इसको आप लगा लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अगला कहा क्या गया है कि कला प्रवीण में कौन सा समास है। आपको ऑप्शन दिया गया बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, व्ययभाव समास।
तो अगर इसको आप तोड़ोगे, इसका मतलब ये एक समास विग्रह करोगे तो क्या होगा, कला में प्रवीण। तो यह कौन सा समास हो जाएगा, अपने आप निकल कर आ रहा है कि नहीं, तत्पुरुष समास। तो हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ पाए होंगे, तो इसको आप लगा लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, बहुत सही, बहुत मस्त सवाल है। यह कह रहा है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो देखिए, मैं जब स्वर पढ़ाया था तो बहुत डिटेल से इसको पढ़ाया था ना। देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वर के भेद की बात किया जाएगा, आप जानते होंगे कितना होगा, 3। देखा जाएगा क्या होगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या है, प्लुत स्वर। चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ क्या होता है और प्लुत क्या होता है। ह्रस्व स्वर में क्या है, जितने मूल स्वर आते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और क्या है, री, ये सभी के सभी क्या आएंगे ह्रस्व स्वर में। और दीर्घ की बात किया जाएगा तो हम बताएंगे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और क्या है, सॉरी, छोटा ऊ नहीं रहेगा भाई, बड़ा ऊ। और इसकी बात किया जाएगा ए, ऐ, ओ, आओ। तो देखिए, अगर दीर्घ स्वरों की संख्या की बात किया जाएगा तो उत्तर आप क्या देंगे, 7। ह्रस्व स्वर की बात किया जाएगा तो क्या देंगे, 4। देखिए, प्लुत स्वर की बात किया जाएगा तो इसकी संख्या अनिश्चित होती है। यही जो हिंदी के आप 3 लिखते हैं, यही हमारा क्या है, प्लुत स्वर। जैसे मैं आपको एक तमाचा खींच के मार दूं, आप रोना शुरू कर दें, तो किस स्वर का प्रयोग कर रहे हैं आप, प्लुत स्वर का। जैसे आपके घर में देखो पंडिया पड़वा रहते हैं ना, खूब चिल्लाना शुरू कर दें, तो किस स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, प्लुत स्वर का। जैसे आप ढोल बजा रहे हैं ना, लगातार आप ढोल पीट रहे हैं, तो इसका मतलब है किस स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, प्लुत स्वर का। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, हॉर्न बराबर दबाए हैं, तो वह किस स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, प्लुत स्वर का ना। तो हमें उम्मीद है कि इस प्लुत स्वर को आप समझ पाए होंगे, दीर्घ को समझ पाए होंगे, ह्रस्व स्वर को समझ पाए होंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, 3। हमें उम्मीद है कि सवाल का उत्तर आप समझ पाए होंगे, इसको लगा लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, इसका संधि विच्छेद आप करके बताइए, और बताइए कौन सी संधि भी है, क्योंकि इसमें संधि विच्छेद अकेले पूछा गया है। इसका संधि भी बताइए आप कौन सी है। देखिए, कह रहा है कि अनु प्लस ईक्षण, और कह रहा है अन प्लस वीक्षण, कह रहा है अनु प्लस ईक्षण, और कह रहा है अनु प्लस ईक्षण। तो इसका उत्तर आप बताइए, क्योंकि ऑप्शन आपको ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन जरूर रहे। अब इसमें आपसे ये इसी में कंफ्यूजन है, इन दोनों में, कि छोटी होगी कि बड़ी हो। तो अगर इसकी बात किया जाएगा, सदैव उत्तर क्या होगा, अनु प्लस ईक्षण होता है, ना कि इक्षण होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम तोड़े हैं तो ये देखा गया अनु प्लस इक्षण है, ये अनु प्लस इक्षण। तो ये देखा गया आधा ना, और ये क्या है, छोटा ऊ है, और इसकी बात किया जाएगा बड़ी। ये किस बॉक्स का हमने बताया था, 2 का है, और ये भी 2 का है, और 2 + 2 रहेगा, और ये असमान स्वर है। ये कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि। तब हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ पाए होंगे। संधि पढ़ाएंगे ना, आपको सिर्फ फार्मूला बताएंगे हम कि 1 + 1 रहेगा, तो आपको निश्चित तौर पर दीर्घ बताना है। 1 + 2 रहेगा, निश्चित तौर पर आपको क्या बताना है, गुण बताना है। 1 + 3 रहेगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना है कि यह क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। थोड़ा से मैं आपका 2 मिनट समय लूंगा, इसको थोड़ा से बता दें आज। और 2 + 1 / 2 / 3 / 4 रहेगा तो हम बताएंगे कि यह यण स्वर संधि है। और 3 1 2 3 और क्या है, 4 रहेगा तो हम बताएंगे कि यह क्या है, अयादि स्वर संधि है। देखिए, स्वर आप पढ़े होंगे, उसी से आधारित देखिए आपको क्वेश्चन, इसको मैं बता दे रहा हूं कि ये संधि आज आप संधि पढ़ लीजिए, जान लीजिए, जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। चलिए देखिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए है, ओ और क्या है, औ। क्योंकि इसमें विसर्ग भी रहता है, एक अंक भी हम प्रयोग करेंगे।
इसको देखेंगे तो हम बताएंगे कि यह किस बॉक्स का है, एक का। इसकी बात किया जाएगा तो बताएंगे बॉक्स नंबर 2 का है। इसकी बात किया जाएगा तो बॉक्स नंबर 3 का हम बताएंगे, और इसकी बात किया जाएगा 4। देखिए दीर्घ स्वर संधि की बात किया जाएगा, देखिए हम इसकी फार्मूला जो बनाएंगे 1+1 होगा। जैसे आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम लिखें देवालय, इसको तोड़ेंगे क्या होगा, देव प्लस आलय होगा। और इस व को तोड़ेंगे आधा वा, और ये क्या है, बड़ा है, ओ सॉरी छोटा। तो इसकी बात किया जाएगा छोटा, और ये देखा गया क्या है, बड़ा है। प्लस के पहले देखा स्वर आया, प्लस के बाद भी स्वर आया, कौन सी संधि होगी, निश्चित तौर पर क्या होगा, स्वर होगा। सॉरी। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस छोटा की बात किया जाएगा किस बॉक्स का आया, एक का। और इस बड़ा की बात किया जाएगा तो ये भी किस बॉक्स का आया, एक का। 1+1 रहेगा तो आपको कौन सी संधि बताना है, दीर्घ स्वर संधि। हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ पा रहे होंगे। चलिए देखिए, अगर गुण की बात किया जाएगा तो अगर 1+2 अगर हम रखेंगे तो हम क्या होगा, गुण स्वर संधि। देखिए गुण स्वर संधि के एक आध उदाहरण आप बताइए जो आपको याद हो। चलिए देखिए, जैसे हम लिखते हैं क्या है, महोदय, महा प्लस उदय, इसको तोड़ेंगे आधा हा, और ये क्या है, बड़ा है। और इसकी बात किया जाएगा तो ये छोटा ऊ है। ये किस बॉक्स का है, बड़ा, देखिए हमने लिखा है एक का। और छोटा ऊ की बात किया जाएगा तो किसका है, 2 का। तो यह कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ पा रहे हैं। चलिए आइए वृद्धि को हम देख लेते हैं। इसकी बात किया जाएगा तो हम क्या बताएंगे, 1+3। इसका मतलब ये किसी भी देखा जाए छोटा बड़ा आ सकता है प्लस के पहले, और प्लस के बाद ए आई ओ आएगा तो हम क्या बताएंगे, या वृद्धि स्वर संधि होगी। इसकी कोई उदाहरण बताइए एक। जैसे हम देखिए सदैव तथैव कुछ भी ले लें, जैसे अगर तोड़ेंगे क्या होगा, सदा प्लस एव। तो इस आधा दा और ए क्या है, बड़ा है, और इसकी बात किया जाएगा ए है। ये बड़ा किस बॉक्स का है, एक का। और ए की बात किया जाएगा किसका है, 3 का। तो 1+3 रहेगा तो हमें कौन सी संधि बताना है, वृद्धि स्वर संधि। और यण की बात किया जाएगा तो जैसे हम लिखें 2+1/2/3/4, तब क्या बताना हमें, यण स्वर संधि। इसके कोई उदाहरण एक आध बताइए। कोई उदाहरण एक बताइए, जैसे जो आपको, जैसे लिखे हम इति प्लस आदि, इसको तोड़ेंगे आधा था, और ये क्या है, छोटी है। और इसकी बात किया जाएगा ये बड़ा। ये किस बॉक्स का है, 2 का है। ये कितने का है, 1 का। 2+1 रहेगा, कौन सी संधि बताना है, यण स्वर संधि। अगला आयाद की बात किया जाएगा तो इसको भी आप समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो इसका क्या होगा, 3+1/2/3/4। एक आध उदाहरण इसके बताइए। जैसे देखिए आपकी बात किया जाएगा तो एक आध उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे नयन हो गया, चयन हो गया ना। जैसे नयन की बात किया जाएगा ने प्लस अन, तो इसको तोड़ेंगे आधा ना, और ये क्या है, ए है। और इसकी बात किया जाएगा क्या है, आ है। ये किस बॉक्स का है, 3 का है। ये कितने का है, 1 का। तब हम क्या बताएंगे, कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि। तब हमें उम्मीद है कि इस फार्मूले को आप समझ पा रहे होंगे। 1+1 रहेगा निश्चित तौर पर क्या बताना है, दीर्घ। लेकिन आपको संधि विच्छेद करना आता रहेगा तभी इसको आप पहचान पाओगे, नहीं तो पहचान नहीं पाओगे। तब हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस सवाल को आप लगा लीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए हाँ, अगला कहा क्या जा रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए इस सवाल का उत्तर बताइए। हमने एक छोटी सी परिभाषा में हमने बताया था कि प्लस के पहले व्यंजन होगा, प्लस के बाद व्यंजन होगा, कौन सी संधि होगी, व्यंजन। अगला हमने क्या बताया था, प्लस के पहले व्यंजन प्लस के बाद स्वर होगा तब भी व्यंजन। अगला हमने क्या बताया था, प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद व्यंजन तब भी व्यंजन ना।
तो देखिए अगर इसकी बात किया जाएगा प्लस के पहले व्यंजन है, और हमने ये भी बताया था कि इसमें व्यंजन का होना क्या है, अनिवार्य है। तो देखिए व्यंजन एक इसमें है, व्यंजन इसमें है और इसमें है, इसमें क्या है, नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तब हमें उम्मीद है कि इस सवाल का उत्तर आप समझ पा रहे होंगे। आइए हम अगली सवाल को देख लेते हैं। चलिए भाई और अच्छी सवाल है, कह रहा है कि निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है। ऑप्शन दिया गया है पा वर्ग, टा वर्ग, छोटी ये सा चा और चा वर्ग, और ये देखा गया क्या, ये सा हा। चलिए अगर इसकी बात किया जाएगा पा वर्ग के जो होते हैं इन्हें क्या है, पा, फा, बा, भा और क्या है, मा। इन्हें पा वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसे और क्या है, किससे उच्चारित किया जाता है, ओष्ठ से। इन्हें क्या बोलते हैं हम कि ओष्ठ से उच्चारित करते हैं। कौन कौन है, पा, फा, बा, भा। अगला टा वर्ग की बात किया जाएगा, टा, ठा, डा, ढा और क्या है, डा। ये किससे उच्चारित किए जाते हैं, तो क्या बताओगे, ये मूर्धा से। और इसकी बात किया जाएगा, देखिए छोटी ई, इसे क्या है, तालब। देखिए तीनों सा को आप जान लीजिए कौन क्या होता है। ये क्या होता है, हमारा दंत सा होता है। इसकी बात किया जाएगा क्या बताएंगे, तालब, या इसी को हम तालु सा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको तालब ना देकर तालु भी देता है, इसका मतलब भी यही हुआ। ठीक, और इसकी बात किया जाएगा तो हम क्या है, मूर्धा सा, या इसी को मूर्धन्य सा भी कहते हैं, मूर्धन्य सा भी कहते हैं। और इस चा वर्ग की बात किया जाएगा, चा, छा, जा, झा और क्या है, इया। ये सभी के सभी किससे बोले जाते हैं, तालु से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। और इसकी बात की है, ये तालब सा है, ये क्या है, मूर्धन्य सा, ये दंत सा। इसी की बात किया जाएगा तो ये कंठोष्ठ है, ये भाई ये कंठोष्ठ से उच्चारित किया जाता है। तब हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ पाए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छी सवाल है, इस सवाल का उत्तर लगाकर आप कमेंट करिए। कह रहा है कि हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां होती। तो अगर इसकी बात किया जाएगा, जो बोली है वह कितना है, 17 है, लेकिन इसके जस्ट पहले 18 मानी जाती थी। ठीक, लेकिन अब आपको उत्तर क्या मारना है, 17। कौन कौन, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कौन कौन है। चलिए अगली सवाल, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखिए व्यंजन कई प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मूल व्यंजन कितने हैं, तब आपको उत्तर 33 देना है। कुल व्यंजन की बात किया जाएगा तब आपको क्या है, पहले तो 39 देते थे, लेकिन अब 40 देना है, क्योंकि एक मानक व्यंजन आपको ये वाला जो ला है, यही वाला एक मानक व्यंजन और भी ऐड किया गया है। जो आप वर्ण की संख्या अभी तक 52 बताते थे, अब कितना बताना है आपको, 53, क्योंकि एक अतिरिक्त जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने बताया कि कुल व्यंजन पहले कितने थे, 39, लेकिन अब देना कितना है, 40। लेकिन यही थोड़ा से एग्जाम की प्रकृति अगर बदली जाएगी तो हम 39 के स्थान पर अब 42 बताएंगे। जैसे आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ देना है, तो इसमें उत्तर आपको क्या है, 42 मारना है। कुल व्यंजन पूछा जाएगा तब, लेकिन ऑल वनडे एग्जाम की बात किया जाएगा तो उत्तर आपको क्या है, अब 40 ही मारना है। ठीक है भाई, चलिए फिर हम अगली सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो देखिए सा, सा, हाँ, यही चारों हमारे क्या हैं, संघर्षी। सा और क्या है, इसका मतलब एक दंत सा, तालब सा, मूर्धन्य सा और क्या है, कंठोष्ठ। ये सभी क्या है हमारे स्पर्श, इसका मतलब ये एक संघर्षी व्यंजन है। तब हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ पाए होंगे। तो आज क्लास को समाप्त यहीं किया जाता है, शेष अगले दिन।